चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूटिलिटी ऑफ मेंडलेस पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट यूटिलिटी बताई गई है उसमें ये बोला गया है कि आप देख रहे होंगे, हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जो न्यू एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी में ये काफी ज्यादा क्या साबित हुआ था, हेल्पफुल साबित हुआ था। अब देखो कैसे, मेंडलेस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप रिप्रेजेंट किए गए थे और पर्टिकुलर ग्रुप को एक फैमिली के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जैसे हैलोजन जिस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनको हैलोजन फैमिली बोला जाता है। 18th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको इनर्ट गैस फैमिली बोला जाता है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर जब पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुआ था तो हर एक ग्रुप को उनके फैमिली मेंबर के कैरेक्टर के बेसिस पे एक एक फैमिली इंडिकेट किया गया। जैसे हमारे पास कार्बन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली होती है और बोरॉन फैमिली होती है, सेम एज वैसे ही। तो होता क्या है, देखो पर्टिकुलर हर एक फैमिली में कोई ना कोई कैरेक्टर कैसा रहता है, सेम रहता है। जैसे हम सबकी भी फैमिलीज है और हम अपनी फैमिलीज से कोरिलेट कैसे करते हैं, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स में क्या होती है, सिमिलैरिटीज होती है और उन्हीं सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेम एज एलिमेंट भी ऐसे होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस बेस पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं पूछा जाएगा, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उनके कैरेक्टर के बेस पे। मतलब अगर कोई एलिमेंट सिमिलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको सिमिलर ग्रुप पे रखा जाता है। तो अब देखो, कोई एलिमेंट जो हमको अर्थ पे ऐसा ऐसा है कि जो नया मिला है आपको, मतलब कुछ कैरेक्टर उसके अदर एलिमेंट के कैरेक्टर से तो मैच करते हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स के अलावा उनपे कोई नया कैरेक्टर हमको क्या होता है, देखने को मिलता है, उन कैरेक्टर्स के अलावा कोई न्यू कैरेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं सभी के सभी क्या हैं, हमारे अल्कलाइन मेटल्स हैं। ठीक है, अब अल्कलाइन मेटल में कैरेक्टर ये है कि जब भी ये ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, अब मान लो कोई एलिमेंट XYZ कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट ने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप के जैसा ये कैरेक्टरिस्टिक तो रिप्रेजेंट करता है, इसमें +1 वैलेंसी शो करने की भी एबिलिटी है। लेकिन फर्क क्या आ गया कि अगर इस एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो वो बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट ना करके एम्फोटेरिक हो जाता है या फिर एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ग्रुप के जैसा इसके पास आधा कैरेक्टर है और आधा कैरेक्टर अलग है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक न्यू एलिमेंट के फॉर्म पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट की स्टडी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ मेंडलेव्स का पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रुप थे और ग्रुप के बेसिस पे उन ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट के हमको कैरेक्टर पता चल जाते थे। अगर वैसा ही कैरेक्टर कोई एलिमेंट प्रेजेंट करता था सेम एज, तो उसको उसी ग्रुप में रखा जाता था और उससे डिफरेंट कैरेक्टर अगर कोई रिप्रेजेंट करता था तो उसको क्या किया जाता था, किसी अदर ग्रुप में रखा जाता था। ठीक है, तो इस बेस पे जो न्यू एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी करने में जो मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल था वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ था। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें बताई गई है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जब मेंडलेव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो कुछ एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर हो चुके थे, मतलब उन एलिमेंट के कैरेक्टर्स के बारे में भी पता चल गया था, किस ग्रुप में उनको रखा जाएगा ये भी पता चल गया था, लेकिन उन एलिमेंट का जो नोमेनक्लेचर है वो नहीं किया गया था। ठीक है, तो न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ था आपका मेंडलेव का पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसके बाद उन एलिमेंट्स को नया नाम दिया गया और इन एलिमेंट्स में जिनका नाम आता है दैट इज स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इनके लिए इन्होंने प्लेस रखा था और उस प्लेस के बेसिस पे आगे चलकर इन एलिमेंट्स को एक नया नाम दिया गया। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब कोई कोई एटॉमिक मास ऐसे थे जो कि मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल में कैसे थे, इनकरेक्ट थे, तो उनको करेक्ट करने के लिए क्या किया गया था, उनका जो इक्विवेलेंट मास होता था, मतलब जितना मास दिया हुआ है उसका जस्ट हाफ कर दो तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। उस इक्विवेलेंट मास को क्या कर दिया जाता था, मल्टीप्लाई कर दिया जाता था
वैलेंसी ऑफ एलिमेंट से, जिस एलिमेंट का मास हम जो कि इनकरेक्ट है उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मास निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसको उसके इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इससे मास को एक नए तरीके से डिटरमाइन करने में भी ये हेल्पफुल साबित हुआ था। दिस इज नॉट अ करेक्ट इन ऑल पॉइंट, आप ये समझ सकते हो इसको, क्योंकि वो सभी एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इस बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ डाउटफुल एटम्स थे जिनका जो पोजीशन था वो करेक्ट नहीं था, और उनको करेक्ट किया गया था किसके बेसिस पे, मेंडलेव पीरियोडिक टेबल के बेस पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप भी थे और बहुत सारे क्या थे, कॉलम्स भी थे। समीक्षा को बोलिए मैंने उनको एडमिट कर लिया है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ग्रुप्स भी थे और कॉलम्स भी थे, जिसके बेसिस पे हर एक ग्रुप का कैरेक्टर होता था। तो अगर कोई डाउटफुल एटम होता था तो उसको सेपरेटली अलग ग्रुप में रखा गया था मेंडलेव पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये कुछ यूटिलिटी थी, नॉर्मल यूटिलिटी है, नथिंग इम्पोर्टेंट। एग्जाम में आता है तो जो मेन पॉइंट्स है आपके, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, देन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट के प्रेडिक्शन में हेल्प किया था, और डाउटफुल एटम्स को करेक्ट किया गया था। ये 3 पॉइंट आप मेमोरी पे रखिएगा। अब डिफेक्ट क्या क्या थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब देखो बहुत सारे इसमें डिफेक्ट भी बताए जा रहे हैं। मेंडलेव पीरियोडिक टेबल में 7 कॉलम और 8 ग्रुप तो थे ही, एक्सेप्ट 0 ग्रुप को छोड़कर क्या थे, 8 ग्रुप थे टोटल, जिसमें जो फर्स्ट हमारा ग्रुप था एल्काइली मेटल को शो करता था। एल्काइली मेटल में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे थे जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था ऑरेट था और एक आपका सिल्वर था, ठीक है। ये प्रेजेंट तो थे फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन इनका जो कैरेक्टर था वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या था, बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि अगर उनके ऑक्साइड को अगर आप फॉर्म करोगे तो वो बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करते, और सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग मेटल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, अपने पीरियोडिक टेबल पे डिस्कस करें तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता जाता है। उन सब में +1 वैलेंसी तो प्रेजेंट थी, लेकिन जैसा कैरेक्टर जो अल्कलाइन कैरेक्टर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट शो करते थे वैसा कैरेक्टर वो शो नहीं कर पाते थे। फिर भी मेंडलिव्स ने क्या किया था, इन देयर फर्स्ट ग्रुप उन्होंने किसको रखा था, कॉपर को रखा था, सेकेंड सीरीज पे सिल्वर को रखा था, और साथ में किसको रखा था, ऑरेट को रखा था, ठीक है। तो इसमें कॉपर और जो सिल्वर और ऑरेट थे ये डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते थे, फिर भी इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफेक्ट हो जाता है मेंडलेव पीरियोडिक टेबल का। पेज नंबर 134 आप देखेंगे तो उसमें मॉडिफाइड मेंडलेव पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, इसको मैच करते हुए पढ़िएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी प्लेस्ड सेपरेटली, ठीक है। इसमें बताया गया है कि प्लैटिनम और गोल्ड ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। बट जो कॉपर, आपका जो कॉपर और मर्क्यूरी था, कॉपर और जो मर्क्यूरी था वो भी सेम प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन कॉपर को कहाँ पे रखा गया है, आप देखेंगे तो कॉपर को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, और जो मर्क्यूरी है आपका उसको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे जो 7th ग्रुप है आपका, 7th ग्रुप पे अगर देखोगे तो प्लैटिनम है, इरिडियम है और ऑस्मियम है, ठीक है। जबकि प्लैटिनम और किसका कैरेक्टर सेम होता था बता रहे हैं, ऑरेट का कैरेक्टर सेम होता था। ऑरेट को रखा गया है फर्स्ट ग्रुप में, और जो प्लैटिनम है उसको कहाँ रखा गया है, 7th ग्रुप में रखा गया, जबकि दोनों क्या करते थे, सेम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही अदर एलिमेंट की बात की जाए तो जो हमारे कौन होते हैं, कॉपर और मर्क्यूरी, इन दोनों भी सेम प्रॉपर्टीज को डिनोट करते थे, लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में क्या किया गया था, रख दिया गया था। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो पीरियोडिक टेबल मेंडलेव ने दिया था वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं था। क्योंकि देखो जो मर्करी और कॉपर है, कॉपर को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, लेकिन उसका कैरेक्टर मैच किससे कर रहा है, सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट मर्करी से। मर्करी कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है, सेकेंड बी पे। मर्करी आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 80 होता है उसका। ये एक सेकेंड डिफेक्ट हो जाता है किसका, मेंडलेव पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट डिफेक्ट हमने देखा, देन सेकेंड डिफेक्ट। इसके बाद एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है आज तक कैसा है,
एक एक्यूरेट पोजीशन हाइड्रोजन को नहीं दिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन +1 वैलेंसी को शो करने के साथ साथ काफी आसानी से -1 वैलेंसी को भी शो कर सकता है, और इसके बेसिस पे इसको रखा जाना था हैलोजन ग्रुप पे, लेकिन इसको रखा गया है एल्कलाइन मेटल ग्रुप पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। लेकिन कैरेक्टर अगर देखोगे तो ज्यादातर कैरेक्टर उसमें किसके हैं, नॉन मेटल्स के हैं, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और फर्स्ट ग्रुप में आप जितने भी एलिमेंट देखोगे, जैसे मैं बात करूं किसकी, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम की, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और उसी ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है लेकिन वो मेटेलिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो नॉन मेटेलिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, बिकॉज वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा डिफेक्ट यही हो जाता है पीरियोडिक टेबल का, कि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक डेफिनाइट नहीं हो पाया है इन अ पीरियोडिक टेबल, और इसी वजह से हाइड्रोजन इज नोन एज रॉग एलिमेंट के फॉर्म पे उसको क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। मींस हाइड्रोजन का जो पोजीशन है अनसर्टेन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे भी, और जो हमारा मेंडलेस पीरियोडिक टेबल था उस पे भी। तो ये थर्ड डिफेक्ट हो जाता है मेंडलेस पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि हैवियर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें उनका मास, जो मेंडलेस पीरियोडिक टेबल बना था वो 3 के बेसिस पे बना था। लॉ ऑफ ट्रायड का बेस लिया गया था, लोथर-मेयर कर्व का बेस लिया गया था, और जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। और तीनों के तीनों जो लॉ थे वो किस पे बेस्ड थे, एटॉमिक मास पे बेस्ड थे। तो एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर मेंडलेव ने पीरियोडिक टेबल दिया तो सारे के सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे क्या करना था, अरेंज करना था। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि वैलेंसी के बेस पे पहले आ गए, लेकिन उनका मास क्या था, जैसे एज अ कोबाल्ट और किसको, निकिल को लिया गया है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है, 58.9 होता है। इज प्लेस्ड बिफोर, किसके पहले इसको रखा गया है, निकिल के पहले रखा गया है, जबकि निकिल का एटॉमिक मास कितना होता है, 58.7 होता है। तो निकिल का एटॉमिक मास कम है और कोबाल्ट का क्या है, ज्यादा है, तो पहले निकिल को आना चाहिए था और उसके बाद कोबाल्ट को आना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। ये डिफेक्ट हो जाता है किसका, मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल का। ऐसा ही अदर एग्जांपल अगर आप देखें तो टेल्यूरियम और जो आयोडीन है, टेल्यूरियम का एटॉमिक मास 127.6 है, जबकि आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है, 126.9 है। और इस बेस पे पहले आपको किसको रखना चाहिए, 126.9 एटॉमिक मास मतलब आयोडीन को रखना चाहिए, और उसके बाद किसको रखना चाहिए था, टेल्यूरियम को रखना चाहिए था। किसी ने माइक, वैष्णवी अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा ये तो फोर्थ पॉइंट हो जाता है। ऐसा ही एग्जांपल थोरियम और किसका दिया गया है, जो प्रोटेक्टेनियम होते हैं उसका दिया गया है, ठीक है। ये थोरियम और प्रोटेक्टेनियम ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, नीचे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आती है पीरियोडिक टेबल में। ये थोरियम और जो प्रोटेक्टेनियम है ये दोनों के दोनों एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट है, ठीक है। आई थिंक इसका एटॉमिक नंबर जो है 90 और 91 होगा, थोरियम का 90 होगा और ये प्रोटेक्टेनियम का शायद 91 होता है, देख लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे देखना तो अच्छे से देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये एक डिफेक्ट था, फोर्थ डिफेक्ट के फॉर्म पे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और फिफ्थ डिफेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अगर आप एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो या फिर उसका क्लासिफिकेशन दे रहे हो, तो जब हम एटम्स को क्या करते हैं, किसी तरीके का उसमें बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे उसके डिफरेंट एटॉमिक मास के एलिमेंट बनते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का हम आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें प्रोटियम का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3 होता है, ठीक है। उस बेस पे पहले हाइड्रोजन को दिया जाना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में प्लेस, जिसको हम प्रोटियम के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, उसके बाद ड्यूटेरियम को दिया जाना चाहिए था, फिर ट्राइटियम को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मतलब आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं रखा गया है मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल पे, और अगर वो एटॉमिक मास के बेस पर बना है तो आइसोटोप्स के लिए भी उस पे पोजीशन दिया जाना चाहिए था। तो ये नेक्स्ट डिफेक्ट हो जाता है मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल का।
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज नॉट सुइटेबल। ठीक है, मतलब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब जो अर्थ में मतलब नहीं के बराबर ही मिलते हैं या काफी कम मिलते हैं, उनको मेंडलियस पीरियोडिक टेबल पे जो पोजीशन दिया गया है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। इस पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है आपका लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स, जिसको रेयर अर्थ मेटल्स बोला जाता है, और नीचे आपका दिया हुआ है एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, इन एलिमेंट्स के बारे में अगर देखोगे तो किस बेस पे इनको सेपरेट किया गया है, इसके बारे में मेंडलियस पीरियोडिक टेबल में कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इनका पोजीशन सर्टेन नहीं है इन अ मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि सभी, अगर ग्रुप की बात करोगे तो सभी ग्रुप में दो सब ग्रुप बनाए गए हैं, और उस दो सब ग्रुप के बेसिस पे एक सब ग्रुप में एक एक एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरे सब ग्रुप में एक एक एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा सेवेंथ ग्रुप आता है, सेवेंथ ना बोला जाए, जो आपका एट्थ ग्रुप आता है, एट्थ ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स का पेयर बनाया गया है? 3 एलिमेंट का पेयर बनाया गया है। फर्स्ट में आपका आयरन, कोबाल्ट और निकेल है, सेकंड में रुथेनियम, रोडियम और आपका लेड है, फिर आपका ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम का ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो एट्थ में लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो करके 3 एलिमेंट दिया गया है, लेकिन ये बाकी के जो हमारे ग्रुप्स हैं उससे मैच तो नहीं करता है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट का ग्रुप है। तो ये एक डिफेक्ट हो जाता है किसका? मेंडलियस पीरियोडिक टेबल का। और लास्ट डिफेक्ट बताया गया है कि नो प्लेस लेफ्ट फॉर इनर्ट गैसेस, मतलब जो इनर्ट गैसेस हैं जिसको हम 9th ग्रुप या 0 ग्रुप के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे इन अ मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, उसमें इनर्ट गैसेस के लिए कोई भी प्लेस या कोई भी जगह उनको अलॉट नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर उसका डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन जब उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी उसके बाद भी उसको क्या नहीं किया गया, एक सर्टेन प्लेस उसको नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये एक डिफेक्ट हो जाता है किसका? जो मेंडलियस पीरियोडिक टेबल था उसका। तो मेंडलियस पीरियोडिक टेबल काफी चीजों पर काफी अच्छा था, क्योंकि इसके बेसिस पे हमको ये बात पता चली कि एलिमेंट को अरेंज कैसे किया जा सकता है ग्रुप्स और पीरियड्स में, ये बात हमको पता चली। और वैलेंसी के बेसिस पे कैसे एलिमेंट को अरेंज किया जा सकता है, ये बात भी हमको पता चली। और कैरेक्टर्स कैसे एलिमेंट के मैच किए जाते हैं, ये भी बात हमको पता चली। और कैसे एलिमेंट के लिए एक टेबल बनाया जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग टेबल, उसके बारे में भी हमको मेंडलियस के पीरियोडिक टेबल के थ्रू पता चला। मतलब जो पीरियोडिक टेबल का बेस पॉइंट था वो तो हमको मेंडलियस ने गिव किया था, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिफेक्ट थे, तो उस डिफेक्ट को कम करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट फिर से आए, जिसमें से एक साइंटिस्ट हमारे कौन थे? हेनरी मॉसले थे। और हेनरी मॉसले ने फिर इस बेस को लेते हुए, मेंडलियस ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसी बेस को लेते हुए इन्होंने एक नया पीरियोडिक टेबल दिया, जिस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। और उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में भी चेंजेस किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, वो उनका एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे जो डिफेक्ट हमको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मिले हैं वो डिफेक्ट हमको वहां पर नहीं मिलते, इन्होंने ऐसा कहा। और इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को चेंज करते हुए ये बात बताया कि एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पीरियोडिसिटी एक टाइम इंटरवल के बाद हमको देखने को मिलती है, वो किस वजह से मिलती है? उनके एटॉमिक मास की वजह से मिलती है, सॉरी एटॉमिक नंबर की वजह से मिलती है, ना कि उनके एटॉमिक मास की वजह से। और इस बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को प्रपोज्ड किया गया 1913 टू 1914 में। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया वो कौन थे? हेनरी मॉसले थे। और हेनरी मॉसले ने क्या किया था? जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स का उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट निकाला, और उसी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बेसिस पे एटॉमिक नंबर गिव किया। एटॉमिक नंबर पे उन्होंने ये बात बताया कि किसी भी एलिमेंट पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उनके क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर्स होते हैं। और उन्हीं एटॉमिक नंबर का आप इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कर सकते हो, और उसी अरेंजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं?
एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर वे पे या रेगुलर वे पे अरेंज कर सकते हैं, और जब उस एटॉमिक नंबर के बेस पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एक अदर एलिमेंट आता है, वो सेम एज फिर से उसी कैरेक्टर को क्या करता है, रिपीट करता है। मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट के कैरेक्टर्स में हमको पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। इन्होंने ये बात कही और साथ में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में इन्होंने ये कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। पीरियोडिसिटी में भी बहुत सारे कॉजेस देखने को मिलते हैं, और इन कॉजेस का डिफरेंट बेस हो सकता है अगर हम स्टडी करेंगे तो, ठीक है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होते थे, कुछ डिफरेंट हो जाते थे, फिर डिफरेंट बेसिस पे इनको फिर से अरेंज किया गया है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस ना करके हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमारा पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टर होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स जो दिया हुआ है, क्योंकि कितने ग्रुप होते हैं, कितने सेपरेट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे उसके हिसाब से, और टोटल 18 ग्रुप बना दिया। और उस 18 ग्रुप के बाद हमारे पास नीचे जो दो एलिमेंट आए, एक लैंथेनॉइड और दूसरा एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड उसको इस वजह से बोला गया क्योंकि लैंथेनॉइड में जितने भी एलिमेंट हमारे आते हैं, जैसे सीरियम आता है, या फिर अगर बोला जाए तो प्रेसिडेनियम आता है, नियोडीनियम आता है, प्रोमीथियम आता है, सैमेरियम आता है, यूरोपियम आता है, गैडोलिनियम आता है, और लगभग टर्बियम, ये सब आते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर जो मैंने 18th ग्रुप बनाया था उन कैरेक्टर से मैच नहीं करता था, और उनसे मैच नहीं करने की वजह से पीरियोडिक टेबल में उसको एक सेपरेट प्लेस दिया गया, और जहां से ये प्रॉपर्टीज अलग होती गई। जैसे लैंथेनम 57 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, इसके बाद के जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए कंटिन्यूसली उनमें क्या थी, प्रॉपर्टीज उनकी सेम थी, लेकिन था क्या कि वो किसी भी टाइप का जो वैलेंसी हमको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है 18th ग्रुप में, वैसी वैलेंसी को वो शो नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में उसको एक अदर पोजीशन दिया गया, और लैंथेनम के बाद ये सेपरेट होते गए, जिसकी वजह से उसको लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया। और एक्टिनियम के बाद नीचे अगर देखोगे, एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनका कैरेक्टर सेम होता था लॉरेंसियम तक 103 जिसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स को एक अलग जगह दिया गया क्योंकि वो 18th ग्रुप में से किसी भी वैलेंसी को डिनोट नहीं कर रहे थे, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर इन अ पीरियोडिक टेबल उनको डिफरेंट पोजीशन गिव किया गया। बाकी हम सभी जानते हैं कि इसमें टोटल कितने कॉलम प्रेजेंट है, 7 कॉलम, जिसको हम 7 पीरियड के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, और टोटल कितने ग्रुप आ जाते हैं, 18th ग्रुप आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। जैसे मेंडलीव ने बताया था सेम एज वैसा ही है। और इस पीरियोडिक टेबल को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अरेंज किया गया था, क्योंकि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जरूर था, लेकिन जो ग्रुप बनाया गया था वो वैलेंसी के बेस पे बनाया था, जिसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें भी जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सेम एज वही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आप सभी इस बात को जानते हैं। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एस पी डी और एफ जो ब्लॉक हमने अभी पढ़ा सेकेंड चैप्टर में, वो एस पी डी एफ जो ब्लॉक है वो किस बेस पे दिया गया है एलिमेंट्स को, ठीक है। इन अ पीरियोडिक टेबल टोटल कितने ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं पूछा जाएगा, तो जो 4 आपने स्पेक्ट्रा पढ़ा, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल, ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स को इस फॉर्म पे क्या किया गया है, इंडिकेट किया गया है। जब भी आप बाउ रूल का यूज करते हुए किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे लास्ट सेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, वही लास्ट सब सेल हमको बताता है कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बोला था आपको 30 तक आप
प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। अगर अब्बव रूल के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या आ जाएगा, 1s1 आ जाएगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही प्रेजेंट है, लास्ट भी यही है, फर्स्ट भी यही है। तो ये कौन से ब्लॉक में जा रहा है, एस ब्लॉक में जा रहा है, मतलब एस सब सेल में जा रहा है। तो इस एलिमेंट को इन अ पीरियोडिक टेबल क्या बोला जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। जैसे मैं सोडियम की बात करती हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और क्या आएगा, 3s1 आएगा। 6 4 10 हो गए और एक आपका 11 हो गया, ठीक है। तो टोटल क्या है, 11 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, और ये भी टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये मेरा क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल पे एंटर कर रहा है, एस सब सेल पे। मतलब जो एस सोडियम है वो इन अ पीरियोडिक टेबल कौन से ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में आएगा। ऐसे ही किसी अदर एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करें, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखो, जैसे नाइट्रोजन के बारे में मुझसे पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p कितना आएगा, लगभग ये आपका 2 हो गया, 2 4 बचे, कितने हमारे पास 3 बचे। तो अब देखो ये 3, इसी 3 में इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कौन से ऑर्बिट या सब सेल पे कर रहे हैं, p सब सेल पे। मतलब नाइट्रोजन जो है वो कौन से ब्लॉक पे आएगा, पीरियोडिक टेबल पे पूछा जाएगा तो इन अ पीरियोडिक टेबल वो पी ब्लॉक पे आएगा। मतलब अबव रूल का यूज करते हुए सबसे पहले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल पे एंटर करता था उस सब सेल के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में उसको उस ब्लॉक के फॉर्म पे क्या किया गया, इंडिकेट किया गया। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स थे P1 से लेकर कितने तक होंगे, पी ब्लॉक के P6 तक होंगे, क्योंकि P में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और मैक्सिमम कितना, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो 1 to 6 जो हमारी वैलेंसी होती है उसको हम किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, पी ब्लॉक के फॉर्म पे हम उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब नीचे जब आप आओगे तो उसको डी ब्लॉक के फॉर्म पे एंड शो किया जाता है। अब देखो इसको किस फॉर्म पे शो करोगे आप, जब पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करोगे तो यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है, मॉडर्न का बता रही हूँ, ये सेकंड ग्रुप है, तो ये S1 हो जाएगा और ये किस पे आएगा, S2 पे आएगा। 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं S पे। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आते हैं जिनको क्या बोला जाता है, S ब्लॉक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, S ब्लॉक बोला जाता है। इसके बाद नीचे आप एंटर करोगे तो एंटर करने पर टोटल कितने ग्रुप हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ये आपका P2, देन आपका P3, फिर आपका P4, फिर आपका P5 और उसके बाद लास्ट में जो आएगा दैट इज कॉल्ड अ P6। उसको क्या बोला जाएगा, P6 बोला जाएगा। तो इसको हम किस ब्लॉक के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे, P ब्लॉक के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गया, और जहां से हमारा P आता है ये 13 to 18 ग्रुप होता है, 13 to 18 ग्रुप। बीच में बचा क्या हमारे पास, 3 to 12, टोटल 18 ग्रुप है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, एस ब्लॉक हो गया, 13 से 18 क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया। तो बीच में बचे कितने, 3 to 12, जिसको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। मतलब इस डी ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल देख के बताती हूँ। डी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, फिर 3s2 और 3p6, इसके बाद 3d और फिर 4s2। इस पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा क्योंकि ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, और ये 4 + 0 4 रहेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में। तो मैंने 4s2 कर दिया। अब टोटल करो, ये 6 + 4 कितने हो गए, 10 हो गए,
10 प्लस 2 12 हो गया, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बचा कितना 1, तो डी पे एक इलेक्ट्रॉन गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे गया, डी पे गया। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने के बाद उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे जाता है, डी ब्लॉक पे जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये एस पी और डी ब्लॉक आ गया, और नीचे क्या आता है, मैंने बोला नीचे दो एलिमेंट आते हैं जो कि नॉर्मल वैलेंसी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक आपका होता है लैंथेनॉइड और एक आपका होता है एक्टिनॉइड। ठीक है, ये सभी के सभी डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करने वाले एलिमेंट हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में काफी नीचे एक प्लेस दिया गया है। ठीक है, ये कौन से, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आते हैं, मतलब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एफ में आएगा। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। मतलब इस लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स का अगर आप क्या करते हो, उन एलिमेंट्स का अगर आप स्पेक्ट्रा निकालोगे तो वो कौन से शेप का होगा, फंडामेंटल डी वाले का डिफ्यूज्ड, एस वाले का काफी शार्प होगा, और पी वाले एलिमेंट का क्या होगा, काफी प्रिंसिपल होगा। तो इस बेस पे जितने भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है 118 एलिमेंट, इनको इन चार ब्लॉक में सेपरेट किया गया है, जिसको एस पी डी और एफ के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं 18th ग्रुप के, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और साथ ही मैंने आपको ये बताया कि कौन से ग्रुप कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं और किस बेस पे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर हर एक ब्लॉक का एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, साथ में उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए।